जुनैद नासिर की हत्या के मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया था उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है, जिसको लेकर ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया है और ये कहा है कि किस तरह से इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरीके से हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक इसके तार जुड़े हैं उसको लेकर ही अपडेट है। राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले जुनैद और नासिर की मौत के बाद परिवार गुस्से में है और अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल पुलिस ने जिस एक आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया था उसने पूछताछ में जुर्म कबूल लिया है। रिंकू ने माना है कि दोनों मृतकों को जलाया गया था। पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने में जुटी है, जिसके लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। तो वहीं नासिर और जुनैद के घर वाले आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मिलने भी पहुंचे। सीएम गहलोत ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जुनैद और नासिर के शव हरियाणा के लोहारू में एक जली हुई बुलेरो में मिली थी। परिवार का आरोप है कि गौरक्षा दल के लोगों ने दोनों युवकों को भरतपुर से अगवा किया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा और फिर हरियाणा के लोहारू में ला करके गाड़ी में जला दिया। तो भरतपुर हत्या केस को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कई आरोप लगाए। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने तो पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए हैं। जुनैद और नासिर की हत्या केस को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कई बड़े आरोप लगाए। ओवैसी ने कहा कि हत्या के आरोपियों को बीजेपी सपोर्ट कर रही है और ये बात सबको मालूम कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्शन देती है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की मानसिकता छोड़े सरकार। ये तो बहरहाल इस के चार्जेस लगाते रहते हैं, लेकिन ये इसका रुख इधर मोड़ना के मुसलमान इस काम को जानबूझकर करते हैं, ये गलत है। तो वहीं आज जमीयत उलमाए हिंद का प्रतिनिधि मंडल भी भरतपुर पहुंचा और उन्होंने परिवार के साथ दुआ की और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। ओवैसी जो हिंदुओं के हत्यारे रजाकारों की परंपरा का वारिस है, वो ऐसे मामलों पर कूदेगा ही। राजस्थान के नागौर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी ने प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। पुलिस को युवती के शव के सभी हिस्से नहीं मिल पा रहे हैं। अब पुलिस आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह राजस्थान के नागौर से भी दिल दहला देने वाला केस सामने आया है। राजस्थान के नागौर में एक शख्स ने शादीशुदा प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को एक शादीशुदा महिला अपने मायके बालासर से ससुराल जाने का कहकर प्रेमी के साथ चली गई। जब वो ससुराल नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने 24 जनवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि इस दौरान गांव के किसी शख्स ने महिला को अनोपाराम के साथ मोटरसाइकिल से नागौर की तरफ जाते देखा, जिसके बाद पुलिस ने अनोपाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने प्रेमिका की हत्या की बात कबूल कर ली। लेकिन अनोपाराम बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कभी शव के टुकड़ों को कुएं में डालने की बात कहता है तो कभी जमीन में गाड़ देने की बात कह रहा है। पुलिस के आग्रह करने पर कोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। इस दौरान लगातार पुलिस मृतक गुड्डी के शव के टुकड़े ढूंढने में लगी हुई है। सवाल ये है कि आखिर कब पुलिस गुड्डी के शव के टुकड़े ढूंढने में कामयाब होगी। निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी साहिल गहलोत और निक्की की शादी अक्टूबर 2020 में हो गई थी। साहिल का परिवार उनकी शादी से खुश नहीं था। निक्की की हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वीरेंद्र जानते थे कि उनके बेटे साहिल ने निक्की की हत्या कर दी है। साथ ही पुलिस ने साहिल के दोस्त और 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को शुक्रवार की रात ही कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की रिमांड में भेज दिया है। मामले में मुख्य आरोपी साहिल पहले से ही 5 दिन की पुलिस रिमांड में है। साहिल से पूछताछ में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।
साहिल ने पुलिस को बताया है कि निक्की और उसकी 2020 में ही शादी हो चुकी थी। निक्की साहिल की शादी से साहिल का परिवार नाखुश था, जिसके बाद उन्होंने निक्की को रास्ते से हटाने की साजिश की। साहिल ने पूछताछ में बताया कि प्लान के मुताबिक 10 फरवरी को उसने निक्की की हत्या की और अपने साथियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसी दिन साहिल की दूसरी शादी कराई गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन दिया है और इसकी जानकारी सिसोदिया ने ट्वीट कर दी और ये लिखा कि मुझे सीबीआई ने कल फिर बुलाया। दिल्ली में नई आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई एक बार फिर डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। मनीष सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई और ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मेरे घर छापा मारा, बैंक लॉकर की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया और ये लोग उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया और करूंगा। हर बार की तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ने नई आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया से पहले भी पूछताछ की है। कुछ महीने पहले सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। हालांकि सीबीआई ने कहा था कि उसकी जांच अभी जारी है। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे की नहीं रही, बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हो गई है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल धनुष बाण देने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। हालांकि उद्धव गुट को चुनाव आयोग का फैसला रास नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए घातक बताया और कहा कि शिंदे ने उनके सिंबल की चोरी कर ली है। वही धनुष्य बाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्य बाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्य बाण मेरे पास है। वहीं उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया है। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सिंबल को बंधक रख दिया था, जिसे उन्होंने आजाद करवाया है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। इन चीतों में 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। इन चीतों को फिलहाल 1 महीने के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। 12 चीतों के आने के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। इन चीतों में 7 नर और 5 मादाएं शामिल हैं। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचा और वहां से इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता हुआ है। उसी के तहत ये 12 चीते भारत आए हैं। इन चीतों को फिलहाल 1 महीने के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। ये कूनो नेशनल पार्क में 10 क्वारंटीन बोमा तैयार किए गए हैं। इनमें से 8 नए और 2 पुराने बोमा हैं। मध्य प्रदेश के कूनो में आज 12 चीता आएंगे और चीतों का कुनबा बढ़कर अब 20 हो जाएगा। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ जवानों ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यहाँ तस्कर धुंध का फायदा उठा करके भाग निकले हैं। बीएसएफ ने 20 पैकेट हेरोइन, 2 पिस्टल, 200 के करीब जिंदा कारतूस, 6 मैगजीन भी बरामद किए हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार, गोला बारूद और भारी मात्रा में ड्रग्स की ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर जिले की है, जिसे बीएसएफ जवानों ने पकड़ा है। सीमा पार से इन हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई एक पाइप के जरिए की जा रही थी, जो करीब 12 फीट लंबा बताया जा रहा है।
घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब तस्कर ड्रग्स लेकर जा रहे थे तभी बीएसएफ ने उन्हें घेर लिया। बीएसएफ के जवानों और तस्करों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान तस्कर ड्रग्स और हथियार छोड़कर धुंध का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए और बीएसएफ ने मौके से 20 पैकेट हेरोइन, 2 पिस्टल, 200 के करीब जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन भी बरामद की। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के अल्लाह और ओम एक ही वाले बयान पर पलटवार जारी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक ने भी अरशद मदनी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर नाराजगी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरशद मदनी के अल्लाह और ओम एक है वाले बयान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक ने पलटवार किया। ओम सर्वमान्य है, सभी धर्मों के लोगों को ओम का सम्मान करना चाहिए और ओम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ अयोध्या के दौरे पर गए जैन आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये लोकतंत्र के दुश्मन है। सभी लोगों का अपना हित होता है, अपना स्वार्थ होता है, लेकिन मेरा ये मानना है जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। उससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। हम सबको जातियों को और संप्रदाय में बांटने की बजाय हम सब भारतवासी हैं। जैसे जापान में रहने वाला जापानी है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हम जो हैं हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया तेजी से जारी है। बीते 1 साल में सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी घटनाओं पर न सिर्फ लगाम लगाने में कोई कोर कसर छोड़ी है, बल्कि कामयाबी इस तरह से है कि 200 से ज्यादा आतंकियों को ढेर भी कर दिया। तो सेना को सर्विलांस के लिए हाईटेक गैजेट, आधुनिक हथियार और 100% हौसला, ये वो है जिन्होंने घाटी में आतंकियों को ढेर करने में और कश्मीर को नया कश्मीर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इन सब की बदौलत घाटी में सुरक्षा बलों ने बीते 1 साल में 50 या 100 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। टोटल 19 टेररिस्ट OW इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ NIA ने चालान किया है, जिसमें 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद हैं। सेना को मिलने वाले आधुनिक हथियारों ने आतंकियों और आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने में सबसे अहम भूमिका अदा की है। यही कारण है कि लगातार आतंकियों की संख्या में कमी हुई है और खासकर आतंकी कमांडर लगभग खत्म हो चुके हैं। जवान मानते हैं कि ये बदलाव उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को KTF और JKGF नाम के 2 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और साथ ही मोस्ट वांटेड हरविंदर रिंदा भी आतंकी घोषित कर दिया गया। आतंकियों और उनके संगठनों पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। यहाँ तक कि सरकार ऐसे संगठनों पर भी नकेल कस रही है जो लगातार हिंदुस्तान विरोधी साजिशों में जुटे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF और KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF 2020 में अस्तित्व में आया था। इसमें कई आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक के सदस्य शामिल थे। JKGF घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने में भी शामिल रहा है। JKGF पर जम्मू और कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। ऐसे ही KTF 2011 में UAPA के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में अस्तित्व में आया। KTF पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। और एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, निक्की मर्डर केस से जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा खुलासा ये कि 2020 में निक्की साहिल की शादी हुई। तो दोनों की शादी की तस्वीरें भी सामने आई है। ये अपडेट इस वक्त न सिर्फ शादी, देखिए शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं और आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी की थी। नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी इन्होंने की थी और साल 2020 में निक्की और साहिल की शादी हुई थी और ये शादी की तस्वीरें।
इससे पहले पुलिस ये बड़ा खुलासा कर चुकी है कि साहिल के पिता, 2 भाई और 2 दोस्त भी इस हत्याकांड में शामिल थे। आप देखिए, निर्मम हत्या है ये, अपने आप में सनसनीखेज पूरा मामला, और इसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए इन दोनों की शादी की। जैसा कि ये बात पहले सामने पुलिस के द्वारा आ चुकी है कि 2020 में दोनों ने शादी की थी आर्य समाज मंदिर में, उसी की ये तस्वीर है। और साहिल, जिसे इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं है, जिस दिन वो हत्या करता है निक्की की, उसी दिन वो दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि उसका साथ उसका परिवार दे रहा था। तो फिलहाल पिता और भाई और दोस्त सब सलाखों के पीछे हैं। कुल 6 गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सख्ते में डाल दिया है कि किस तरह से रिश्तों को तार तार किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने मौके से कई और कागजात जब्त भी किए हैं और आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक मैरिज हॉल में सैकड़ों की संख्या में हिंदू महिलाओं और पुरुषों को इकट्ठा करके धर्मांतरण करने का आरोप है। मामला बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा रोड स्थित द्रौपदी मैरिज हॉल का है। आरोप है कि कैलाश नाम का एक व्यक्ति इलाके के मैरिज हॉल का इस्तेमाल धर्मांतरण कराने में करता है और कल भी हॉल में सैकड़ों हिंदू महिलाओं और पुरुषों का अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थना और ब्रेन वॉश धर्मांतरण करा रहा था। लेकिन इसकी भनक हिंदू संगठनों को लग गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मैरिज हॉल में छापा मारकर मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से कई सारे कागजात को भी अपने कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कुपवाड़ा में शुक्रवार शाम एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें सेना और स्थानीय लोगों ने कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच के बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। बीती शाम करीब 3:15 बजे के आसपास माछिल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। रास्ते से गुजर रहा एक नवविवाहित जोड़ा इस हादसे की चपेट में आ गया। महिला तो भूस्खलन में बाल बाल बच गई, लेकिन उसके पति एजाज बर्फ में 10-15 फीट नीचे दब गए, जिसके तुरंत बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च टीम ने मदद के लिए पुलिस, सिविल मेडिकल टीम को भी मौके पर बुलाया। इस दौरान स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे और सेना की बचाव अभियान में मदद की। 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बर्फ से निकाला गया और तुरंत इमरजेंसी एड दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने एजाज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिवार को सौंप दिया है। इधर राजस्थान के अलवर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। और वहीं एमपी के सागर में भी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। कोहरे की वजह से एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया है। चश्मदीदों के मुताबिक बहरोड के पास हाईवे पर एक सांड आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक ने ब्रेक लगा दिए। इसके बाद पीछे से आ रहे वाहनों के भिड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले हरियाणा और उत्तराखंड रोडवेज की बसें और उनके पीछे कई और छोटे वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तराखंड रोडवेज के ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एमपी के सागर में भी एक स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। हादसाग्रस्त हुई बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर के मानसरोवर बांध की मुख्य नहर शुक्रवार शाम को टूट चुकी है। वहीं बांध टूटने की खबर सुनते ही आसपास के इलाकों के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे।
सवाई माधोपुर के मानसरोवर बांध की नहर के टूटने से हड़कंप मच गया है। बांध की नहर टूटने की वजह से पानी नेशनल हाईवे पर बह रहा है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि मानो किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। ग्रामीण पानी के बहाव को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल हाईवे पर 3 फीट तक सड़क पर पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1.5 घंटे बाद पानी उतरने पर फिर से यहां आवागमन सुचारू हो सका। बांध टूटने की खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और नहर को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पानी के बहाव को कम किया जा सके और नहर की मरम्मत की जा सके। वहीं बांध टूटने की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। बिहार में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गोपालगंज में छापेमारी के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शराब की तस्करी के लिए तस्कर कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये आप इस तस्वीर से समझिए। जब इस तस्कर को शराब पहुंचाने का कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसने ये नया तरीका इजाद किया। तस्कर ने शराब को अपने शरीर पर सेलोटेप की मदद से चिपका लिया। देखिए पुलिस ने कैसे पहले अखबार और फिर सेलोटेप को काटकर शराब की एक बोतल बरामद की। 2 व्यक्ति शक के आधार पर पकड़े गए, जिन्होंने अपने शरीर में बॉडी में शराब को इस तरह से बांध के रखा था कि बाहर से देखने पे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उधर बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 31 पर शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। तस्कर सब्जियों की आड़ में शराब लेकर जा रहे थे। अनुमान के मुताबिक गाड़ी से लगभग 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई थी।